नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। रात के 9 बज चुके हैं। इस समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला, उनका मन कर रहा है कि अपने पोते के साथ जाकर राजस्थान में चुनाव प्रचार करें। उनके पोते यानी कि दुष्यंत चौटाला यानी कि जननायक जनता पार्टी के नेताओं के साथ। इसके साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे हरियाणा की और राजनीतिक खबरों की भी, और साथ ही साथ जानेंगे राजस्थान मध्य प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है। तो प्राइम टाइम की खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। इजराइल हमास संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति नहीं बना पाना दुखद। देश की राजधानी दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन, स्पीकर ओम बिरला बोले विश्व को एक परिवार मानता है भारत। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अंगलुलु 307 मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मिली अग्रिम जमानत। ईरान ने दी इजराइल को धमकी, कहा गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो अन्य मोर्चों पर शुरू हो जाएगा युद्ध। इजराइल हमास युद्ध, गाजा में मृतकों का आंकड़ा 1500 के पार, 6000 से ज़्यादा लोग घायल। रशिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का बड़ा फैसला, रूसी ओलंपिक कमेटी को किया गया सस्पेंड। तो चलिए अब आपसे चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले एक खबर तो ये कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छोटी सरकारों के मुखियाओं की ताकत बढ़ा दी है। ये तीसरा बार है कि जब छोटी मुखिया यानी कि छोटी सरकार, जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएँ होती हैं, उनके चेयरमैन, उनके मेयर को लेकर मुख्यमंत्री कोई फैसला देते हैं और बदलते हैं। आपको ध्यान होगा कि पहले कई बार नगर निगम और नगर परिषदों के चेयरमैनों को जो पावर्स थी वो घटाई गई, फिर बढ़ाई गई। अब जो नया फैसला है वो मेयर्स के लिए है। अब मेयर 10 करोड़ रुपए तक के कामों को स्वीकृति दे देंगे। पहले उनके पास केवल 2.5 करोड़ तक के कामों की स्वीकृति देने का अधिकार था। अब सरकार ने न केवल वित्तीय शक्तियाँ बढ़ाई हैं, बल्कि सरकार ने मेयर के प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ाए हैं। नियमों की अवहेलना करने पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को निलंबित भी कर सकेंगे मेयर। जिन कर्मचारियों को निलंबित कर पाएंगे उनमें मुख्य है जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई। आपको बता दें कि जो नगर निगम के मेयर हैं उनकी शिकायत थी कि नीचे का स्टाफ काम करने को लेकर लापरवाही करता है, और क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं होते वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते, और इस सब के बीच में परेशानी आम आदमी को होती है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार चुनाव से पहले शहरी मतदाताओं पर खासा फोकस कर रही है। अनियमित कॉलोनियों को पक्का करने, पानी के दाम घटाने और संपत्ति पर लगे ब्याज और जुर्माने को कम करने जैसे जो सरकार ने कदम उठाए हैं, ये इसी तरफ इशारा करते हैं कि सरकार शहरी मतदाताओं को अपने पाले में लाना चाह रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति भी तैयार करने की जो योजनाएं हैं, उसके तहत लोगों को लुभाना, परियोजनाएं जारी करना, नई नई घोषणाएं करना, ये सब भी चल रहा है। और इस सब के बीच हरियाणा की एक बड़ी राजनीतिक खबर और है। हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं रंजीत चौटाला यानी कि चौधरी देवीलाल के पुत्र, उनका जो मन है वो अपने परिवार के साथ भी लगने लगा है। परिवार के साथ यूं कि उन्होंने ये कहा है कि वो जननायक जनता पार्टी के साथ राजस्थान में चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। रंजीत चौटाला ने यह कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गौरतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं 7 से 30 नवंबर के बीच में। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जो चुनावी सरगर्मियां हैं, क्योंकि हरियाणा के साथ लगता है राजस्थान, और जो चौटाला परिवार है ये तो राजस्थान की राजनीति में वैसे ही काफ़ी हद तक रचा बसा है। तो बिजली मंत्री रंजीत चौटाला दावा कर रहे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में से राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार बनेगी ही बनेगी। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेगी जनता। वैसे चौटाला साहब को पता नहीं क्या समझ नहीं आया कि मध्य प्रदेश में सत्ता में बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में ज़रूर है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि दोनों प्रदेशों में प्रदेशों की जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेगी। खैर, अब रंजीत चौटाला ने इससे बढ़ के आगे एक कदम और कहा है। हालांकि रंजीत चौटाला निर्दलीय विधायक बने थे और सरकार को समर्थन देने के पुरस्कार स्वरूप आज वो बिजली मंत्री हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी, कौन सी पार्टी पता नहीं, शायद बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें आदेश करे तो वे राजस्थान में उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। और साथ साथ कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो फिर वो जेजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। रंजीत कहते हैं कि राजस्थान में जनता बदलाव चाहती है और अब वहाँ पर गहलोत सरकार के जाने का समय आ गया है।
रंजीत चौटाला ने इसके साथ साथ 2024 के रण की तैयारी की बात भी की। कहा कि बीजेपी और जेजेपी लड़ाई लड़ रही हैं, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी है और वो गुटबाजी और कांग्रेस खेमों में बट रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुड्डा जी आए दिन कोई नया बयान दे देते हैं, इससे कांग्रेस आला कमान का पारा जरूर चढ़ रहा होगा। हालांकि ये बात दीगर है कि ये रंजीत सिंह चौटाला जो कुछ भी कह रहे हो कांग्रेस और हुड्डा जी के बारे में, लेकिन कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा तो हुड्डा के साथ खड़े होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निशाने साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ब्राह्मणों का साथ दिया ही नहीं कभी, और इसका उदाहरण ये है कि जो हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता हैं रामविलास शर्मा, उन्हें कहीं कोई पूछता ही नहीं। आप भी सुनिए कि क्या कह रहे हैं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा। हमारे को कोई इस ब्राह्मण समाज की बातें जो मैं सुनता हूं, उनमें एक बड़ी गहरी फ्रस्ट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से, मुख्यमंत्री जी के कथनों से, वचनों से बड़ी निराशा है। अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं। आकर्षित तो हो चुके हैं। वी आर द ओनली ऑल्टरनेटिव। देखिए, हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल का कोई अस्तित्व बाकी नहीं रहा, पैर पीट के चले गए, किसी ने पूछा नहीं इंडिया। तो ये तो बातें थी हरियाणा की राजनीति की। अब बात चलेंगे कुछ देश की तरफ कि 2024 के सियासी रण से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। हम भी आपको उन राज्यों की जानकारी लगातार दे ही रहे हैं जहां चुनाव होने हैं। तो आज बात आपसे करते हैं राजस्थान की। भारत के उत्तर पश्चिम स्थित राज्य राजस्थान, जिसकी राजधानी और प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है गुलाबी नगरी जयपुर। प्रदेश के उत्तर में पंजाब है, पश्चिम में पाकिस्तान है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 7वीं से 11वीं सदी के बीच यहाँ राजवंशों का उदय हुआ। मीणा, गुजर, राजपूत, मौर्य और जाट यहाँ की प्रमुख जातियाँ हैं। 1956 में राज्य में पुनर्गठन लागू होने तक बिखरी हुई सियासतों को एक करने की प्रक्रिया चलती रही। 1948 से मत्स्य संघ बना, जिसमें कुछ रियासतें शामिल हुई। 1949 में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसी प्रमुख रियासतें भी इसमें शामिल हुई। इसके बाद में राजस्थान को संयुक्त राज्य का नाम दिया गया। 1958 में अजमेर, माउंट आबू, तालुका और सुनेल, टप्पा, इनको भी शामिल कर लिया गया और फिर बन गया पूरा राजस्थान। पश्चिम राजस्थान जहाँ सूखे और बंजर की चपेट में है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, और अगर घग्गर नदी का अंतिम छोर है। अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पहाड़ी है जो माउंट आबू और दिलवाड़ा मंदिर को अपने में समेटे हुए है। चंबल, काली, सिंध, बनास, बाणगंगा, पार्वती, गंभीरी, लूणी, घग्गर, काकानी, सोम, जोखिम, काटली और साबी, ये नदियां हैं राजस्थान में। और अगर सियासत की बात करें तो राजपूताना राजे रजवाड़े की जहाँ हुकूमत चली, वहाँ ब्रिटिश हुकूमत को भी झुकने पर यहाँ राजस्थान में मजबूर होना पड़ा। राजस्थान की आन बान शान आज भी सियासत में देखने को मिलती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री उत्तर पूर्व राज्य के सरकार के प्रमुख हैं। संविधान के मुताबिक राज्यपाल राज्य के न्यायपालिका है। वास्तविक कार्यकारी पालिका अधिकारी मुख्यमंत्री ही हैं। विधानसभा की 200 सीटें हैं। भारतीय संसद में यहाँ के 25 सदस्य जाते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी कि टोटल 35। वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हीरालाल शास्त्री पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान की सियासत 1998 के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है। अगर बीजेपी और कांग्रेस में भी ये कह दिया जाए कि वसुंधरा और अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी वजह है कि प्रदेश में किसी भी पार्टी के प्रति स्थायी वफादारी लोगों की नहीं है। कोई भी पार्टी एक स्थिर प्रमुख जाति या समुदाय गठबंधन बनाने में सफल आज तक रही नहीं। प्रदेश की इस रियासत में रिवाज बदलता है, यानी कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा सत्ता पर काबिज होती है। प्रदेश में राजपूत और जाट समाज का प्रभुत्व तो रहा है, लेकिन कभी जाट नेता कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। वहीं प्रदेश में ओबीसी फैक्टर विधानसभा चुनाव में पूरी सियासत को हर बार बदलता है। ओबीसी में शामिल जाट जाति भी है। इसके अलावा अगर देखें तो ओबीसी की सभी जातियां भी कभी एक सियासी मंच पर नहीं दिखती। धरातल पर ओबीसी का वर्चस्व है, बाकी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्गों पर यह भारी पड़ता है। राजस्थान की ज़मीनी सियासत को पंचायत तय करती हैं। वहाँ की सबसे निचली इकाई को भी, यानी कि जो पंचायत तक कर भी अगर कोई छोटी पंचायत या लोग इकट्ठे नहीं होते तो उनको कोई हिला नहीं सकता। पिछले विधानसभा का जातीय गणित देखें तो 38 जाट और 8 गुजर विधायक जीते थे। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उतारे थे। इनमें से 7 प्रत्याशी जीते थे, यानी कि 7 मुस्लिम विधायक हुए। मीणा जाति के 18 विधायक हैं।
कांग्रेस ने 9 और बीजेपी के 5 और 3 निर्दलीय विधायक को जो मीणा है। पिछले चुनाव में राजपूत बीजेपी से नाराज थे। उस चुनाव में बीजेपी ने राजपूतों को टिकट तो 26 दिया, लेकिन 10 विधायक जीत पाए। कांग्रेस ने 15 राजपूतों को टिकट दिया, जिनमें से 7 एमएलए बन गए। प्रदेश के मुसलमानों का 90% ओबीसी में है और ये ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हैं। तो ये था राजस्थान का सियासी गणित। और अब एक वो खबर जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। दुनिया भर में 50% से ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र में पिछले साल नदियों के सामान्य बहाव में बदलाव देखा गया। इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों में पानी के बहाव में कमी आई है। विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें खुलासा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया को पानी उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने है। दुनिया भर में नदी के बहाव, भूजल और वशीकरण मिट्टी की तुलना में बड़ी नदी और घाटियों में जल संसाधनों पर जो रिसर्च किया गया, कहा गया है कि इस पर समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इस असंतुलन स्थिति के परिणाम विनाशकारी होने वाले हैं। सूखे और ज़्यादा वर्षा की घटनाएं जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों पर कहर बरपा रही हैं। लगातार बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। दुनिया भर में लाखों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलना ये खतरे की बात है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया के मीठे पानी के संसाधनों की वास्तविक स्थिति के बाद जो इसकी जानकारी है लोगों को बहुत कम है। वहीं WMO के मुताबिक 2023 में से अल नीनो की वजह से जल विज्ञान चक्र पर बहुत बड़ा असर पड़ने की संभावना है। साल 2022 में वैश्विक जल ग्रहण क्षेत्र के 50% से ज़्यादा इलाकों में सामान्य नदी प्रवाह की स्थितियां बदली हुई थी। इनमें से ज़्यादातर क्षेत्र सामान्य से भी ज़्यादा सूखे थे। तो इस बात को समझना होगा। तो जल है तो कल है और जल है तो ही जीवन है। इस संदेश के साथ आज के प्राइम टाइम में आपसे लेते हैं इजाज़त। कल फिर मिलेंगे कुछ उन खबरों और मुद्दों के साथ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें और हमसे जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।